नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसे कि आपको पता है, हमने उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एक बहुत बेहतरीन सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिस सीरीज का नाम है उत्तराखंड वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो मैराथनें चल रही हैं। ये मैराथनें चल रही हैं हमारी बायोलॉजी के ऊपर। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स के ऊपर, और इसके बाद केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अभी कलेक्ट किया जा रहा है और उनकी PDF बनाई जा रही है। जैसे ही बायो हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स की यहाँ पर आपको क्लासें मिलने वाली हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब इन क्वेश्चनों को करेंगे, आपको अपना लेवल पता चलेगा, और लेवल अच्छा खासा इस क्वेश्चन के अंदर रखा गया है। हमने इस क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन कल पहले ही उसमें पढ़ लिए थे। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर करना। जैसे कि आपको पता है 20 से 22 मिनट की क्लास रहती है, उसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाते हैं। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रखे हैं, आपका 1 सेकेंड का समय लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो ये भविष्य है इसको उज्जवल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और एक बेहतरीन तैयारी करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हमने कल इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। कल की क्लास में 20 क्वेश्चन हुए थे। क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक पौधे में मध्य लामेला प्राथमिक कोशिकाओं का माध्यमिक दीवारों में मौजूद होता है और कोशिका विस्तार के दौरान विकास के प्रारंभिक चरणों में जमा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? चिटिन बोलते हैं, या जिलेटिन बोलते हैं, या फिर एल्गिनेट बोलते हैं, या पैक्टिन बोलते हैं। इसका राइट आंसर था पैक्टिन। यहां तक हमने कल कर लिया था। आज के 20 क्वेश्चन करेंगे और जो हमारा सेल वाला चैप्टर था इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर में। भैया अगला क्वेश्चन कहता है डैडस को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। कोशिका पंजर को जाना जाता है, कोशिका विलयक को जाना जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन को जाना जाता है, या सूत्री विभाजन को जाना जाता है। तो याद रखना, कोशिका द्रव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ये आज चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बेहतरीन रहने वाला है। किसी कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं ER बोलते हैं, की भूमिका की व्यवस्था की थी। भैया उससे वो किसने कर रखी थी? तो साफ सी बात है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी बताया था। ये क्वेश्चन बेहतरीन है। जॉर्ज E. पलाडे ने क्या कर रखा था? प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज E. पलाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन करो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने कल आपको बताया था भैया, जो बैक्टीरिया होता है यह प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया स्पष्ट नहीं होता है। तो यहां पर यह ऑप्शन तो इसका मेरे दोस्त गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाया जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। कवक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और केंद्रक मौजूद होता है। नहीं मेरे भैया, क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा ध्यान देना, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में एवं केंद्रक अनुपस्थित होता है। भैया माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। क्या ऐसा होता है? नहीं भैया, पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और केंद्रक भी होता है। तो दो के दो होते हैं। यहाँ अनुपस्थित होता है लिखा है, जो कि गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मेन उद्देश्य आपको पता है ना, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी बातें नहीं की जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्वेश्चन नजर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण, ठीक है, तेल संश्लेषण, ऑयल सिंथेसिस और भंडारण में माहिर है भैया, और स्टोरेज में क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। और मुख्य रूप से पराग कणों में कोशिकाओं की परत में पाया जाता है। जो पराग कणों की विकसित करता है उसे क्या बोलते हैं? जेरोस्टेनोप्लास्ट बोलते हैं, या फिर प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, या फिर
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या फिर इलाइडोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है? अगर मेरे दोस्त नहीं किया है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं, चाहे वो CGL के अंदर पूछे गए हों, चाहे वो SSC के किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हों, चाहे वो RRB रेलवे के अंदर पूछे गए हों, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाइडोप्लास्ट। इलाइडोप्लास्ट के अंदर ही तेल का संश्लेषण होता है और इसमें भंडारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। भैया सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी कंडीशन सही है? पहला, झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चयनात्मक रूप से पारगम्य है। भैया बिल्कुल इसने सही बोल दिया कि जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो दोनों ओर से मौजूद होती है, कुछ अणुओं के लिए क्या होती है? चयनात्मक रूप से पारगम्य है। भैया लिखा गया है membranes is selectively permeable to some molecules present or either side of it। भैया इसके चारों ओर होता है, बिल्कुल होता है, सही बोल दिया है। पानी इस झिल्ली के आर पार निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। नहीं भैया, कभी भी हो पानी है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है, तो ये ऑप्शन गलत बोल दिया है। ओनली सेकेंड भैया नहीं, ओनली वन इसका राइट आंसर होगा, ओनली वन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर उच्च से निम्न लिखा होता तो ये कंडीशन भी सही हो जाती। पानी हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले दागदार पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द को गढ़ा था? भैया ये सन मोस्ट इंपोर्टेंट सन है। ऐसे सन है जो एग्जाम हॉल के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक 2 से 3 ही सन पढ़ रखे थे। एक हमने पढ़ रखा था कि भैया कोशिका की खोज किसने करी, केंद्रक की खोज किसने करी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी। ये 3-4 सन हमने पढ़े थे। इन 3-4 सनों को पढ़ के काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कहां तक जा सकता है भाई, वो पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चनों को पूछ सकता है जो कि NCERT के बुकों में लिखे गए हैं। तो आप बताइए कि भैया कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जो दागदार पदार्थ है के लिए क्रोमेटिन शब्द को गढ़ा गया था, और इसकी खोज कब हुई थी और यह किसने करा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1879 के अंदर। भैया 1879 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन को लगा लेना। मैंने कल भी आपको क्लास के अंदर बहुत सारे सन कराए थे। क्यों कराए थे? क्योंकि ये सारे के सारे सन क्या हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज का क्लास का अगला क्वेश्चन। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? आपको पता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सिर्फ पाया जाता है, उसे बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं। भैया क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये सारे बच्चों को पता होगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। कोशिका का कौन सा भाग पोषण तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका। क्या ये ऐसा गुणसूत्र है, क्या लयनकाय है, या फिर सूत्र कणिका है, कोशिका झिल्ली है? 28 का जो आंसर रहने वाला है मेरे दोस्त, उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका का कौन सा भाग पोषण तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 28 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सूत्र कणिका। ठीक है, सूत्र कणिका इसका आंसर रहने वाला है। जो सूत्र कणिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो ATP के रूप में, किसके रूप में? ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है। ठीक है, इससे पहले वाले का आंसर एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है? ठीक है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नॉन एज रिडक्शन डिवीजन? भैया मिसोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अगला है टेलीफेज, अगला है मिटोसिस, या फिर प्रोफेज। ध्यान रखना, जो अर्धसूत्री विभाजन है, जैसे यहाँ पर 2n है, यदि इसका विभाजन होगा तो n और n के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे को चलते रहेगा।
और जो मिटोसिस है, मिटोसिस में अगर क्या होगा, यह 2n है तो यहाँ भी 2n होगा और यहाँ भी कितना होगा, 2n होगा। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन, न्यूनीकरण, जिसमें चीज़ें घट रही हैं, तो किस में घट रही हैं भैया, अर्धसूत्री विभाजन में, मिसोसिस के अंदर ये प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और मिटोसिस के अंदर चीज़ें क्या रहती हैं मेरे भाई, सेम चलती हैं। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे के सारे बेहतरीन हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेंगी। पीडीएफ आपको मैथ्स से विक्ट्री टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना है और वहाँ से सारी पीडीएफ को कलेक्ट करना है और चीज़ों को रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन कहता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांगों को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहते हैं। भैया क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपको पता है ना, जिसमें डीएनए, आरएनए, केंद्रक सब कुछ स्पष्ट होता है। बोल रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली, भैया सुसाइड बैग किसे कहते हैं, बहुत बार बता रखा है, लाइसोसोम को। किसको, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ऊर्जा घर, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, कलर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोशिकाओं के किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मेरे सारे सभी प्यारे दोस्तों को ये पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पावर हाउस कहते हैं। जिसे हम पावर हाउस कहते हैं उसे किसे कहते हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल भैया, ठीक है, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप देखेंगे रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो इस चीज़ को आपको कमेंट में लिखना है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे को आने वाले क्लासों में मैं बताते रहूँगा। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell which separated the component of the cell from its external environment। भैया बोला है कि कोशिका का वो बाह्यतम आवरण कौन है, जो कोशिका है उसके सबसे बाहर का आवरण वो कौन सा है, जो कोशिका के अवयवों को, जो कोशिका है उसके जो अवयव है अंदर की चीजें उसके बाह्य वातावरण से क्या करती हैं, अलग करती हैं। क्या उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, क्या उसे कोशिकांग कहते हैं, स्नायु कोशिका कहते हैं, चिकनी पेशी कोशिका कहते हैं मेरे दोस्त, उसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो जो 32 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन कहता है पुटिकाओं, ठीक है, पुटिकाओं वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। कल मैंने आपको बताया था भैया प्रोटीन हो गया, लिपिड को परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, और मैंने बताया कि मैसेज कौन पहुंच जाता है भैया, पैकेज कौन बनाता है चीज़ों को, आगे लिखा भी है पैकेजिंग के रूप में। भैया पैकेज कौन बनाता है मैंने बताया था, उसे हम बोलते हैं क्या, पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो भैया पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, गोल्जी काय को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ भी डेली, अगर आप मेरे साथ डेली जुड़े रहते हैं ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपकी अभी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकती है। आपको हताश नहीं होना है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी, आप इन क्वेश्चनों को भी पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं मेरे दोस्त। पर मैंने यही बोला है, हर एक बार मैंने चीज़ बोला है, संघर्ष सबके जीवन में है, संघर्ष मेरे जीवन में है, संघर्ष आपके जीवन में है, संघर्ष जो इस दुनिया में आया है सबके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष ही हमें कहाँ तक ऊपर तक ले जाने का काम करता है। अगर आप सोचो कि हम बिना पढ़े पास हो जाएं तो ऐसा मुश्किल है भैया, बहुत खतरनाक रेस लग रखी है। बच्चे दिन भर काम कर रहे हैं। मेरे साथ जो सबसे मोस्टली ज़्यादा बच्चे जुड़ रखे हैं वो ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो काम करते हैं, ठीक है, ऐसे मेरे साथ जुड़ रखे हैं जो काम पर हैं, अपने घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं और काम कर रहे हैं, और शाम को फिर 5 से 6 घंटे वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनको वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ और यहाँ पर चीज़ें PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ। कितनी PDF में देना भूल जाता हूँ, बच्चों के मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं
हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं। तो दिन भर मेरी टेक्निकल टीम मुझे बताती है कि बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि उनसे बोला करिए कि शाम को कॉल करिए, क्योंकि दिन भर मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और अभी भी 9 से 9:30 का टाइम हो रहा है, अभी मैं फ्री नहीं हो रखा हूँ। ठीक है, मुझे अपना कोई भी काम करना होता है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके काम करना पड़ता है। क्यों? बच्चे बहुत ज़्यादा कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर आपको कोई भी डाउट मेरे से पूछना होता है तो आप शाम को ही कॉल करें 9:30 बजे के बाद, क्योंकि उससे पहले मैं मॉर्निंग 7 बजे से शाम को अभी भी फ्री नहीं हो रखा हूँ। इस समय तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन तो बहुत कम क्लासेस चलाता हूँ, सिर्फ वनदरोगा के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस चलती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे दोस्त मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। चाहे आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, ये कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ देखेंगे लोग आपका रिजल्ट देखेंगे लोग आपका रिजल्ट देखेंगे, और आपके वो फाइनल रिजल्ट में जो नाम आएगा फिर लोग भी कहेंगे ये तो 14-14 घंटे पढ़ता था, चाहे आप 5 ही घंटे पढ़ते हो। ठीक है, तो मेन उद्देश्य यही है कि वो फाइनल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और अगर वो फाइनल लिस्ट में आपका नाम है तो आपने कुछ भी करा है, सब कुछ आप तर गए हो, और मान लो आपने बहुत पढ़ाई करी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग यही कहेंगे ये तो पढ़ता नहीं था। तो मैं यही कहूँगा, संघर्ष करना है, डरना नहीं है संघर्षों से। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे और आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइम से भरी है? भैया आप बताइए, पाचन एंजाइम से कौन भर रखा है? अभी तो मैंने आपको बताया था, लाइसोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा पाचन एंजाइम होते हैं जो चीज़ों को मार देता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। तो पाचन एंजाइम भैया, थैली पाचन एंजाइम किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सभी को पता चल गया होगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, इसे हम पावर हाउस कहते हैं भैया। ठीक है, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं भैया? ये क्या करता है? ये एक प्रकार का क्या है? पोस्ट ऑफिस है। मैंने आपको बार बार चीज़ें बता दी हैं, ये पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है? हमारा पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, चलते हैं अगले उसमें। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटोप्लास्ट शब्द किसने गढ़ा था? हु कॉइन्ड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म? भैया प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? जी.जे. मेंडल ने दिया था, जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। मेरे दोस्त सबको पता होगा, जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे ने क्या दिया था? प्रोटोप्लास्ट नाम दिया था। ये शब्द किसने गढ़ा था? आपको पता होना चाहिए, पुरकिंजे ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में आपको पता होगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज कर रखी थी, और यह एक मृत कोशिका की खोज कर रखी थी। ठीक है, आगे को चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तार प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पाचन कोशिकाएं साफ रखने में मदद करती हैं। भैया इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से दे देंगे, मुझे पता है, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा दी है कि भैया कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तार प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका साफ रखने में मदद करती है। क्या वो प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर गोल्जी इसे बोलते हैं? मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे भाई, साथी, जो इसका आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने कर रखी थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? भैया रॉबर्ट हुक ने, अभी मैंने बताया था, कोशिका की खोज कर रखी थी 1665 के अंदर, लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर रखा था? न्यूक्लियस की खोज कर रखी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक इम्पोर्टेंट नाम है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक एक इम्पोर्टेंट नाम है। ये चीज़ें मैंने कल की क्लास में आपको चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो चीज़ें आपको याद रखनी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए का कार्यात्मक भाग है? भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए? क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नहीं भैया। लाइसोसोम है? नहीं भैया। जीन? हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा डीएनए है उसकी कार्यात्मक जो इकाई है
उसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। डीएनए का एक घटक है, भैया बोला है कि डीएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ, डीएनए किसका एक भाग है या डीएनए का एक भाग कौन सा, ऐसा क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइटोप्लाज्मा, ए और बी दोनों। इसको मैं लिखता हूँ आपके लिए होमवर्क, कुछ काम आपका भी होना चाहिए। कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये कल किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिखा मेरे दोस्त। जब आप लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा कि क्या लेवल आपका चल रहा है। अगर आप पूरी क्लास के साथ जुड़े रहते हैं तो आप लास्ट में आंसर भी दीजिए। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का एक घटक है 40 और 39, डीएनए का एक घटक है। भैया 40वां क्वेश्चन सेम दे दिया है, कोई बात नहीं है ना। इसका होमवर्क 39 और 40 वाले का आंसर आपको देना है। ये थी आज के क्लास 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यहाँ पर जो सेल वाला चैप्टर था उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने खल्लास कर दिए हैं 2 क्लास के अंदर। अब आगे को ऐसे हम चलेंगे, ज़्यादा यूनिट हमारे पास है नहीं, 6 से 7 यूनिट हैं और उन यूनिटों को हम पूरा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, अपनी तैयारी का लेवल आपको पता चल रहा होगा। निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहना, अपने माता पिता का सपना बहुत जल्दी पूरा करना है मेरे दोस्त। और एक प्यारा सा आपका SMS कि सर मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, वही दिन के लिए हम इंतज़ार में हैं। और जिस दिन आपका वो हमारे पास प्यारा सा SMS आएगा, समझो हम अपने आपके लिए एक अच्छा काम करने के काबिल बन पाएंगे। अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ हम आपको पढ़ा रहे हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा फाइनल और आपका नाम होगा, उस दिन हमें जो खुशी मिलेगी वो खुशी हम अपनी बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैथ्स विक्ट्री टेलीग्राम ग्रुप पर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ों को रिविज़न कर सकते हैं। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।